उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नाम पर कई बड़ी उपलब्धियां हैं। और इन सब के बीच सीएम धामी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पार्टी कार्यकर्ता सीएम धामी के विकास कार्यों की जमकर सराहना कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्यों स्टार्टअप इकोसिस्टम में देश के कई राज्यों से आगे है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड ही है। इसके अलावा ये राज्य पर्यटन, आधारभूत संरचना और लैंगिक समानता जैसे मानकों पर भी राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और अब उत्तराखंड के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। क्या है वो उपलब्धि, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने का जो प्रस्ताव था, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 98% से भी ज्यादा। साक्षर दून, शिक्षित दून, इसका हम एक जो नारा देते थे उसको कहीं ना कहीं साकार किया है पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज हम साक्षरता को आगे बढ़ाते हुए 98% हम आगे बढ़ चुके हैं। हमने ये दर पार कर ली है। कहीं ना कहीं 100% शिक्षित होने की और हम बढ़ रहे हैं। और ये प्रदेश जो हमारा शिक्षा का हब पहले कहलाता था, आज उससे भी आगे बढ़कर पूरे देश के अंदर 6ठे नंबर पर आज हमारा प्रदेश आ रहा है। तो इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, जिन्होंने लगातार शिक्षा के लिए कार्य किए हैं। मॉडर्न स्कूल बनाने से लेकर और बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने का काम हमारे उन स्कूलों में किया गया है। चाहे मैं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की बात करूं या अपने जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने का काम जो सरकार ने किया है, वो लगातार हमारे शिक्षा के ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित। हमारा खुद का प्रदेश 100% साक्षर प्रदेश की कैटेगरी में आता है, तो इससे मुझे लगता है सबको खुशी होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ अपने आप को उस सूची में शामिल करने के लिए आप कहीं प्रदेश के साथ धोखाधड़ी या झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 2011 के सेंसस के आंकड़ों के हिसाब की हम बात करें तो प्रदेश की जो साक्षरता रही है वो 86% के करीब रही है। आप जिस उल्लास के मॉडल की बात कर रहे हैं और उस मॉडल को आपने कहा कि आपने स्कूलों में उतारने का कार्य किया है, और क्या उतारा है, कौन सी फैसिलिटीज आपने स्कूली शिक्षा में प्रदान की हैं, क्योंकि हमने और आपने सबने ये देखा है, खुद पलायन आयोग की रिपोर्ट में भी ये जग जाहिर हुआ है कि दूसरे नंबर का कारण है पलायन का शिक्षा व्यवस्था प्रदेश की। जिस तरीके से ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक बच्चा पंजीकृत है, 10 बच्चे पंजीकृत है, कहीं टीचर नहीं है, क्लस्टर व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है। ऐसी सब सिचुएशन में अगर आप उल्लास का बहाना लेकर के ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, तभी साक्षरता का जो ये आंकड़ा है वो पार कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसकी निष्पक्ष तरीके से इन सारे जो मानकों को देखना होगा, इसकी जांच होनी होगी, उसके बाद ही इसको आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर झूठ के सहारे कोई बात आगे बढ़ेगी तो फिर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था जो अभी भी कितनी गर्त में है, आगे इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा, ये आप जो हमारे सबके समझ। तो एक और बड़ी उपलब्धि धामी के नाम जुड़ चुकी है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सीएम इस बात को लेकर घोषणा कर चुके हैं कि धामी कैबिनेट ने पूर्ण साक्षरता दर्ज कर ली है। प्रदेश की साक्षरता दर 98% से अधिक पहुंच चुकी है। साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। एक तरफ और शिक्षा के क्षेत्र में धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि शामिल हो चुकी है। इसका जिक्र हर कोई कर रहा है। अब वयस्क शिक्षा अभियान के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। पहाड़ के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंच रही है और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। समाज का लक्ष्य बढ़ रहा है और समाज के लक्ष्य के आधार पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है और उसमें सफल हो गए हैं। सामाजिक और जो आर्थिक विकास है उसको गति मिल रही है। शिक्षा के जरिए विकास को रफ्तार देने की तैयारी हो रही है। एक और बड़ी चीज कि धामी सरकार का जो निरक्षरता है वो मुक्त उत्तराखंड लक्ष्य जो है वो सफल हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर हर कोई
साक्षरता में 100% क्वालिफाइड है। तो शिक्षा में नई उपलब्धियां हैं और सरकार के जो महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं उसका जिक्र बार बार हो रहा है। अब जागरूकता और सक्षम समाज के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही शिक्षा से सामाजिक बदलाव होगा, गांव-गांव साक्षरता मुहिम पहुंचेगी और पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता का विकास बढ़ेगा। यानी कि जो चीजें हो रही हैं उसको समझा जाएगा, परखा जाएगा, पहचाना जा सकेगा और उसको आसानी से समझा जा सकता है कि आखिरकार इसके जरिए हम लोग आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो प्रदेश में इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं, इसको लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया कि सरकार ने जो एक सपना देखा था, एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, साक्षरता का सपना देखा गया था, वो पूर्ण हुआ है। हम हिमालय राज्यों में जो 5 नाम पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनमें एक और नाम उत्तराखंड का भी जुड़ चुका है और ये धामी की एक उपलब्धि के रूप में इसे दर्ज किया गया है। अब कहा जा रहा है कि चाहे यूसीसी हो, लैंगिक समानता हो और डिजिटलाइजेशन हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना हो, इन सब में पहले ही उपलब्धियां हासिल हो चुकी है और इसी में एक और उपलब्धि हासिल हो चुकी है, साक्षरता। अब इस साक्षरता प्रदेश को लेकर अब यहाँ पर एक नई मुहिम छिड़ चुकी है। अब दैनिक जीवन में गणना करने की क्षमता होगी। अब इसके मानक क्या कुछ है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पूर्व के मानक सरकारी फॉर्म, सूचना और दस्तावेज समझना होता था। डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का बुनियाद ज्ञान होना जरूरी होता था। निरक्षर जो वयस्कों हैं उनको साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ा जाता था। साक्षरता का स्वतंत्र मूल्यांकन और सत्यापन किया गया है और ये सारी चीजें जरूरी हुआ करती थी। अब इन सभी मानकों को तोड़कर पार करके आज उत्तराखंड ऐसे स्टैंड कर रहा है, 98% साक्षरता यहाँ पर दर्ज की गई है और इसी के चलते ये बड़ा ऐलान हुआ है कि 5 हिमालय राज्यों के साथ अब उत्तराखंड का नाम भी शुमार हो चुका है, जिसमें 98% साक्षरता जुड़ चुकी है और ये प्रदेश अब अग्रणता की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है धामी कैबिनेट से। अब आखिरकार इसको लेकर फिर भी चर्चाएं हैं। एक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन एक सवाल सबके दिल में है कि आखिरकार उत्तराखंड इतना अग्रीण हो चुका है, इतनी सारी उपलब्धियां उत्तराखंड के साथ जुड़ चुकी हैं, तो क्या वाकई में प्रदेश विकास कर रहा है? क्या प्रदेश की स्थिति बदल रही है? आखिरकार क्या है प्रदेश की वाकई स्थिति, धरातली स्थिति? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। सीधे आपका परिचय कराती हूँ आज के खास पैनलिस्ट से। हमारा कमलेश रमन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताएं वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वर्चुअली। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमलेश जी आपसे, एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा प्रस्ताव जिसको पूर्णतः सहमति मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक और बड़ी उपलब्धि धामी के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी और बाबा भीमराव अंबेडकर का ये जो सपना था, जो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति जो लास्ट पंक्ति पर बैठा हो उस तक भी शिक्षा पहुंचे, उस तक भी ये शिक्षा की किरण पहुंचे, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का ये सपना लगभग मुझे लगता है कि पूरा होने को है। और उत्तराखंड तो पहले से ही शिक्षा का हब कहलाता है और सुंदर उत्तराखंड, साक्षर उत्तराखंड, ये यूं ही नारा नहीं लगता। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर हो, अच्छा हो, इसके लिए काम किया है और सरकार समय समय पर जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे नौनियाल हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करती है। और हर वर्ग, आज आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर जो हमारा प्रत्येक वर्ग है अपने बच्चों को शिक्षा दिलाता है और बेहतर से बेहतर उनको शिक्षा मिले, ये कोशिश सरकार की रहती है। अब हमारा जो यहाँ पर स्थान आया है, ये वाकई एक गौरवशाली पल भी है हमारे लिए और अच्छा लगता है कि उत्तराखंड जो हमारा शिक्षा का हब कहलाता था, जो 13वें स्थान पर था शिक्षा के नाम पर, आज वो 6ठे स्थान पर है। तो अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड साक्षरता की ओर बढ़ रहा है और 98% हम कहीं ना कहीं उसको पार कर चुके हैं और 100%
हमारा ये शिक्षा का जो हब है, जो साक्षरता है, ये बढ़ने का काम होगा। और जो हमारे स्कूल है, चाहे हमारे पहाड़ी क्षेत्र पर हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, हमारा जो संकल्प है प्रत्येक वर्ग का बच्चा शिक्षा को प्राप्त करे और उस शिक्षा के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, कहीं ना कहीं स्वयं रोजगार करने वाला बने। और ये सब शिक्षा से ही मुझे लगता है कि संभव हो पाता है। और इसीलिए शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, चाहे उसमें केंद्र की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो। और पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार ये कोशिश करी है कि हम उत्तराखंड के जो स्कूल है, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, लगभग वो सब के सब शिक्षा को प्राप्त करें। आपने देखा होगा कि पहले एक ऐसा ट्रेंड था कि चौक पर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भिक्षा मांगते थे, आज वो आपको कहीं नजर नहीं आते, बहुत कम नाम मात्र के लिए नजर आते हैं। और अगर वो कहीं दिख भी जाते हैं तो उनको वहां से ले जाकर जो हमारी सरकारी मशीनरी है उन बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। अपनी जो हमारी बेटियां हैं, जिनके माँ बाप घर से निकलने नहीं देते थे, लेकिन आज वही माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं, शिक्षा दिलाते हैं। और इसका कारण यह है कि हमारा जो परिवार है अब वो स्वावलंबी के साथ साथ साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है। लेकिन कमलेश जी, आपके पास अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी, कमलेश जी, लेकिन आपके पास ये तो आंकड़ा है कि 98% हमारा साक्षरता दर पहुंच चुका है, यहाँ पर पढ़ लिख पा रहे हैं लोग। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी कोई आंकड़ा है? देखिए, हमारे जो उत्तराखंड के अंदर हैं, जो स्कूल हैं इस समय, अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं या अन्य और जो दूसरे संस्थान है जो सरकार में निहित होते हैं, 15,000 से लेकर 16,000 तक है हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम किया, तभी तो हमारे जो सरकारी स्कूल है वहां पर बच्चे पढ़ते हैं। और उनका परसेंटेज है आपके पास कोई? एक परसेंटेज है आपके पास किस तरह की कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितने लोगों को मिल रही है, कितने परसेंट लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर ले पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम अंत्योदय की भावना से लास्ट व्यक्ति तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अभी आपकी इसमें जिक्र आया था कि हमारे लोग जो है पलायन करके भी चले गए हैं। हमारी पूरी ये कोशिश है कि जो पलायन हुआ है वो रिवर्स पलायन हो, ताकि उत्तराखंड के अंदर शिक्षा भी उन्हें मिले, रोजगार भी उन्हें मिले। और यहाँ पर जो हमारा अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो हम यहाँ पर अपने बच्चों को या कहीं ना कहीं 60 से 70% तक हम अपने सरकारी स्कूलों में उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने का काम करते हैं। यानी कि 60 to 70% आप मान रही हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ के बच्चों को मिल रही है, यानी कि 60 to 70% का आपने आंकड़ा दिया है मोटा मोटा। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, मुझे जरा बताइएगा, क्या यहाँ पर जब साक्षरता दर की हम बात करें उसमें तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए जिसको हर कोई खुशी के साथ स्वीकार कर रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बच्चों को मिल पा रही है या सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित है ये दर? धन्यवाद निशी। अभी अच्छा लग रहा है सुन के कि हम केंद्र सरकार का जो एक उल्लास जो पैरामीटर होता है उसमें हम भी पूर्ण साक्षर की तरफ जा रहे हैं। 5 राज्य हैं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इन 5 के बाद 6वें नंबर पे हम भी जाएंगे। मानक जो भी हैं, लेकिन अगर हमारा, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कोई भी है, अगर मैं कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, पुराने जमाने में बोला जाता था कि हमने स्कूल में ये सीखा कि सदा सत्य बोलो। उस जमाने में आदमी की जो जरूरतें हैं, संसाधन हैं वगैरह वगैरह, आज हर आदमी अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी तरह से नौकरी पेशे से जुड़ता है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, या जो समाज में रहने के लिए उसको अपना जीवन यापन करना है, तो किस तरह से उसको कैसे करके अपने आप को मेंटेन करना है, तो उसके लिए शिक्षा ही जरूरी है। तो क्या वाकई में हम उस मानकों पे खरे उतर रहे हैं? मैं आपको बताऊं निशी जी,
2017 में, सॉरी 2017 केंद्र सरकार का एक ये था इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई बोलते थे उसको। तो 2017 में लगभग उत्तराखंड हम 14वें स्थान पे थे। उसके बाद हम 2022 में, लगभग 5 साल बाद, मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं, 35वें स्थान पे था। और आज 2026 में, मैं आज की बात कर रहा हूं, ये पीजीआई की रिपोर्ट है, हम 15वें स्थान पे हैं। तो उसमें क्या होता है कि खाली ये नहीं है कि हमने शिक्षित हो गए, शिक्षा, जैसे अभी हमारी बहन कमलेश रमन जी बोल रही हैं कि अंत्योदय, निश्चित सी बात है, अंत्योदय पुराने जमाने में हमारी पुरानी सरकारों ने साक्षरता मिशन किस तरह से चलाए हैं। और कई लोग जो अपने स्कूल से, स्कूल उस जमाने में बहुत दूर दूर हुआ करते थे, तो घर घर जाके एक अलग अलग मिशन चलाए। तो उसमें भी लोगों को, कई लोग तो अपने हस्ताक्षर करने तक ही सीमित रहते थे। लेकिन एक जो पीजीआई, केंद्र सरकार की जो परफॉर्मेंस जो ग्रेडिंग होती है, इंडेक्स, तो उसमें हम किस जगह पे हैं। आज जरूर ये अच्छा लग रहा है कि हम इस जगह पे हैं। अब ये बताइए, यहां पे इतने विश्वविद्यालय खुल गए, इतनी स्कूलें खुल गई, लेकिन हमारी सरकारी स्कूलें कितनी बंद हो रही हैं। पिछले 10-12 सालों में मैक्सिमम, मैं एक रिपोर्ट, आपके पास भी आंकड़े होंगे, तकरीबन पूरे देश भर में 20,000 से ज्यादा स्कूलें बंद हो चुकी हैं। तो इस पे भी ध्यान जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व में आज भी, पुराने जमाने में हमारी विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय थे जो विश्व में अपना ख्याति प्राप्त करते थे, आज 100 स्थान तक भी नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये खाली हमारी एक नकारात्मकता है, लेकिन ये भी तो नहीं होनी चाहिए कि आज हमने कैबिनेट में ये चीज पास कर दी, हम साक्षर हो गए। हमने खाली अंगूठा लगा दिया और अंगूठे में हमने ये बोल दिया कि हम साक्षर हो गए। क्या ये गुणवत्ता आज की डेट में प्रत्येक जगह पहुंच रही है? निशी जी, हम उस दिन अपने आप को धन्य समझेंगे जिस दिन वाकई में अगर शिक्षा से हम कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। किसी समय की बात है, मैं महाभारत काल में थोड़ा सा 20 सेकंड महाभारत काल में भी ले जा लेता हूं। एक बार युधिष्ठिर, कौरव पांडवों को बताया गया कि भाई, द्रोणाचार्य जी ने बोला कि सदा सत्य बोलो, तो सबने बोल दिया, सिर्फ युधिष्ठिर थे जिन्होंने बोला कि मुझे याद नहीं हुआ। उनको 2 या 3 दिन दंडित किया गया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो युधिष्ठिर जी ने तीसरे चौथे दिन या 1 हफ्ते बाद ये बताया, अगर मैं इसको अपने जीवन में सदा सत्य है ये उतार पाऊं, तो ये मेरी शिक्षा का असली मूल्य है। मैं महाभारत काल में जाता हूं, महाभारत काल से अब आप रामायण में आ गए। अगर हम महाभारत काल में चले गए तो आज की शिक्षा के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे तो फिर हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की हुई है। इन चीजों से हमें सीखना तो क्योंकि पड़ेगा ना। काफी उपलब्धियां तो बढ़ चुकी हैं। उपलब्धियां अथाह हैं। हम आज कैबिनेट में ये पास कर देते हैं कि हम, पर आप इसे साक्षर हो उपलब्धि गए। नहीं मानते अभिषेक भंडारी जी? अगर यहाँ पर हर कोई पढ़ लिख पा रहा है तो क्या आप इसे उपलब्धि नहीं मानते? नहीं, वाकई में अगर इस, हाँ या ना बताइए आप। बिल्कुल नहीं मानते आप? नहीं। पढ़ना लिखना यानी कि साक्षरता दर में शामिल नहीं होता, आपके मानक नहीं कहते। मानक, मैं आपको एक क्योंकि भारत सरकार के मानक कुछ और हैं, आपके मानक कुछ और हैं। आपका कहना है कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं। निशी जी, आप ज्यादा दूर मत जाइए। आपका ये HNN का जो ऑफिस है ना, इसके सराउंडिंग में 10 किलोमीटर के दायरे में जाइए। आप अपनी आंखों से देख लेंगे वाकई में क्या जो दिख रहा है वो वाकई में धरातल पे है या कैबिनेट में। ठीक है, सिर्फ धरातल की कैबिनेट में सिचुएशन भी जान आके लेती पार हो गया। ठीक है, धरातल की सिचुएशन भी जान लूंगी, लेकिन अंकेश भंडारी जी, मुझे जरा आप बताइएगा कि आखिरकार आप लोगों ने जब राज्य निर्माण का सपना देखा था तो उसमें एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। अब उस शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आज वो हमने सपना देख भी लिया है, साकार भी हो चुका है। पूर्णतः साक्षरता दर में हम लोग क्रॉस हो चुके हैं और एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, सपना पूरा हो चुका है? निश्चित जी, सपना पूरा तो मुझे लगता नहीं कि अभी हुआ है।
और कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने से मुझे नहीं लगता कि ये उस चीज़ का एक प्रतिबिंब है कि प्रदेश पूर्ण रूप से साक्षरता की ओर चल गया या साक्षरता में हो चुका है। लेकिन यदि सरकार ने ऐसा किया तो सरकार बधाई की पात्र है। खुशी हर किसी को है, उत्तराखंडी को खुशी होनी भी चाहिए कि हमारा राज्य जो है साक्षरता में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये भी है कि क्या वास्तविक रूप से हम इस साक्षरता को ही इस प्रदेश का शिक्षा का स्तर माने या गुणवत्ता माने, या हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो आप बात कर रही थी अभी, क्या हम उसको इसी मापदंड को मान के चलें? तो ये निश्चित ही आज के समय में उत्तराखंड में 850 विद्यालय, ये सरकार पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन सरकार जनता के सामने श्वेत पत्र के साथ भी रखे ना कि हमने कितने विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम किया। वहाँ पर जो आज शिक्षकों का अनुपात है 30 बच्चों पर जो है 2 शिक्षक प्राइमरी में होने चाहिए, और जहाँ तक 6वीं से 8वीं तक जो है कम से कम 35:1 का रेशियो है। तो क्या सरकार उन तमाम जो चीज़ें हैं, मापदंड हैं, क्या सरकार उन पर खड़ा उतर पा रही है? जो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जो डिजिटलाइजेशन की बात हम करते हैं एजुकेशन की क्वालिटी में, क्या सरकार अभी तक गांव-गांव तक पहुंचा पाई है? क्योंकि आज उत्तराखंड में कहीं ऐसे दुर्गम इलाके हैं, हमारा उत्तरकाशी जिला ऐसा है जहाँ पर की नेटवर्क की बड़ी समस्या है, चमोली के सुदूरवर्ती इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क की समस्या, पिथौरागढ़ हमारा ऐसा रीजन है जहाँ पे दुर्गामी क्षेत्र जहाँ पर जो है बहुत समस्या है नेटवर्क की, बागेश्वर जिला जो हमारे बृहद दुर्गम क्षेत्र आते हैं, ये तमाम जो जिलों की मैं बात करूँ क्योंकि ये सारे बॉर्डर के ज़िले हैं। और दूसरा ये है कि ये ऐसे एरिया हैं, रिमोट एरिया हैं जहाँ पर जो है कि मुझे लगता है आज भी इस आधुनिक भारत में जहाँ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं उस दौर में वहाँ पर आज भी नेटवर्क की बड़ी समस्या है। ठीक है, अभी अभिषेक भाई ने पीजीआई की बात की। वास्तविक रूप से यदि सरकार कह रही है कि हम पूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ चुके हैं तो क्यों पीजीआई इंडेक्स में जो है आज भी हम अव्वल नहीं आ पाई? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। पीजीआई इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप किया है, तीसरा डिजिटलाइजेशन की बात वहाँ पे होती है, चौथा आपने कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप उस तमाम चीज़ें लाइब्रेरी से लेकर के शिक्षकों की कमियों से लेकर के तमाम चीज़ें आ गई, यानी कि गुणवत्ता की बात वहाँ पर आ जाती है। तो इसका मतलब है जब आप पीजीआई इंडेक्स में इतने लोअर कंडीशन में हैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि आपने प्रदेश में साक्षरता पूर्ण रूप से आप साक्षरता आपने प्राप्त कर ली? क्या ये समझना कि भाई डॉक्यूमेंटेशन की जो आप बात कर रहे थे, वैधानिक डॉक्यूमेंट या उनके बारे में समझना या चीज़ों को जानना, क्या साक्षरता होना ही इस प्रदेश की जो है जो शिक्षा का गुणवत्ता है, क्या वही स्तर रह गया है कि हम एक अंगूठे छाप को जो समझ रहा है, सिर्फ समझ रहा है, उसको हम साक्षर मान रहे हैं? आज युवा निश्चित जी सबसे बड़ा प्रश्न ये है, यदि वास्तविक रूप से हमने शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया है या स्किल हमने डेवलप करवा दी है, तो क्यों युवा आज जो है सड़कों पर भटक रहा है? क्यों वो अपने दर दर पे भटक रहा है अपने रोजगार के लिए? आज जो है वो जो है कहीं पर आंदोलित हो रहा है, कहीं पर जो है धरना प्रदर्शन में बैठ जा रहा है, कहीं पर जो है सरकार के खिलाफ लगातार, और मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपके डिग्री धारक हो, आज देखिए ना फार्मासिस्ट कहाँ बैठे हुए, वो पिछले नर्सिंग अधिकारी कहाँ बैठे हुए, एकता बिहार में, तो एक बड़ा सवाल है ना कि आखिरकार क्या सरकार जो पलायन हो रहा है लगातार, वो पलायन होने के पीछे जो वजह है, क्या शिक्षित आबादी को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं? और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं तो आखिरकार इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस पर मैं जवाब लूंगी पंचोली जी से। पंचोली जी सीधे आपका रुख करती हूँ। पंचोली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लोग ब्रेक से पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर पूर्ण साक्षरता दर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो क्या पलायन के जो पीछे की मुख्य वजह है एक शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अगर वो हम सबको मिल रही है, यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा है, समझ रहा है, तो आखिरकार क्या शिक्षित आबादी को अवसर नहीं मिल रहे हैं जो कि पलायन की एक वजह हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। पलायन तो एक नैसर्गिक अवस्था है कि पलायन पे मेरे जैसे आदमी से कोई पलायन के बारे में पूछे तो मैं तो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, और अगर मैं बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि मैं ऐसी क्षेत्र से आता हूँ जहाँ 0 पलायन है। तो मैं पलायन के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं ये सिर्फ इतना जानता हूँ कि पलायन आयोग बना और उसने करोड़ों का बजट का ऐसी की तैसी कर दी और कहीं बैठा दिया। वो पलायन आयोग का जो अध्यक्ष थे उसने खुद ही अपना घर बेच दिया, पौड़ी से आ गया नीचे। तो उस बारे में तो हम बात नहीं कर। मैं ये कह रहा हूँ जो आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो सरकार ने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई कि पूरा प्रदेश
98% और 100% कोई उसमें अंतर नहीं है, साक्षर हो गया, अच्छी बात है, हमें भी खुशी इस बात की। पर कौन सी शिक्षा? जब गांव का पढ़ा लिखा नौजवान, गांव का पढ़ा लिखा प्रधान, गांव का पढ़ा लिखा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, वो चिट्ठी सरकार को भेजते हैं, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आता है। इस राज्य में, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि एनडी तिवारी के बाद जितनी भी गवर्नमेंट बनी है, एनडी तिवारी में भी कुछ मिनिस्टर थे जो लखनऊ में बैठा करते थे, लेकिन जो सीधे यहाँ चुनाव जीत करके आए, उनकी मिनिस्ट्री से, विधायकों के ऑफिस से आपको पब्लिक को चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता कि आपकी चिट्ठी मुझे मिली है, आपने ये डिमांड की है, हम इस काम को आगे करेंगे। आपको मैं बता दूं कि उस साक्षरता, कितने लोग जो मुख्यमंत्री क्या पोर्टल है वो, उस पोर्टल में शिकायत करते हैं जो कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल में वही लोग शिकायत करते हैं जो सीएम के आगे पीछे घूमते हैं। आम लोगों का शिकायत अगर सीएम पोर्टल पे हो गई है, कमलेश जी बैठी हुई है, मैं मान जाऊंगा। वो एक आदमी का नाम, गोलमोल उदाहरण नहीं देना चाहिए मुझे नाम बता देंगे। मैं गांव का नाम भी जानता हूं, उत्तराखंड के 16,000 से जितने अधिक गांव, सारे गांव का नाम मैं बता दूंगा, लेकिन आज 1 घंटे में 16,000 गांव के नाम नहीं बताए जा सकते। लेकिन आपके पास एक एग्जाम्पल है तो आप उसको सेट कीजिए कि उस एग्जाम्पल से फलाने गांव से, ना वो भाजपा का था ना कांग्रेस का था, उस व्यक्ति का वो सीएम पोर्टल पे शिकायत आई है। किस साक्षरता की बात करते हो आप? अगर पढ़ना लिखना सीख लिया तो आज़ादी के बाद स्कूलें खुली है। राजा के ज़माने स्कूलें नहीं चलती थी तो देश आज़ाद हुआ, स्कूलें खुली। हमारे टिहरी के राजा ने तो कई समय तक स्कूलें नहीं खोलने दी गई है। आपके उसके कई उदाहरण हैं। लेकिन आज ही उनके घर से जो महारानी जी हमारी तो सांसद है, वो उनसे कुछ नहीं होता बेचारों से, लेकिन चुनाव के दौरान वो जरूर आती है। तो खैर, स्कूलें खुली है, साक्षर हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। आज हम साक्षर हैं और हमारी सरकार ने अगर खुद ही अपनी पीठ थपथपा दी तो कोई बात नहीं, हम उसको मान गए। लेकिन आप किस एजुकेशन की बात कर रहे हो? आपने ऐसा तय किया, ऐसा उदाहरण सेट किया कि इतनी स्कूलें बंद हो गई है, ये इस कारण से बंद हुई है, लेकिन इतनी स्कूलों को हम वापस खोलने जा रहे हैं, उस स्कूल का मॉडल बनाएंगे। ठीक है। क्या आपने ये एग्जाम्पल सेट किया कि जो आपने क्लस्टर वाइज स्कूल खोली है, जहां आपने बसें लगाई कि वहां से बच्चे आएंगे, वहां से बच्चे आए, उन स्कूलों का क्या हुआ? वहां से जो बसें चल रही, उन बसों का क्या हुआ? किस ठेकेदार को बस चलाई गई है? आपने आज कैबिनेट में एक ऐसा पास किया, मुझे तो हंसी आती है कि कार का काफिला चलेगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वो कार का काफिला चलाने के लिए चेन्नई की कंपनी आएगी। साफ लिखा उसमें कैबिनेट में। क्या वो तो इसका मतलब जब चेन्नई के लोगों को आप बुला रहे तो आप किस 100% शिक्षा कहाँ है फिर? इसका मतलब हम लोग नहीं जानते कुछ। ठीक है, उत्तराखंड के लोग कुछ नहीं जानते ना। आपकी कैबिनेट में जब आपने सबसे पहला निर्णय दिया है कि हम 98% शिक्षित हो गए हैं, और उसका तीसरा निर्णय यह आया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई की कंपनी आएगी, वो हमको शिक्षा देगी, तो इसका मतलब हम अनपढ़ हैं अभी। तो इसमें आपको समझाना पड़ेगा कि वो चेन्नई की कंपनी क्यों आएगी। मैं तो कहता हूं कि जो चेन्नई की कंपनी जानती हूँ, मैं भी जानता हूं, मैं यहीं का हूं, चाहे मैं पत्रकार हूं, पर मैं यहीं का हूं। ठीक है, वो काम मुझे ही मिलना चाहिए ना। ठीक बिल्कुल है, जरूरी बात है। कमलेश जी, जवाब दीजिएगा मुझे आप। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि आप साक्षरता दर की बात कर रहे हैं, साक्षरता प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, इसकी बात करते हैं, लेकिन जब बात यहाँ के संसाधनों की होती है, यहाँ के शिक्षित आबादी की होती है, तो यहाँ के शिक्षित आबादी को वो अवसर क्यों नहीं मिलता? जब हम लोग उतने काबिल हैं, उतने पढ़े लिखे हैं, उतने हम लोगों में वो समझ है, तो यहाँ का लोगों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? निशी जी, देखिए, जवाब मुझे लगता है आपने जवाब पूछा है ना, तो जवाब तो आपके चैनल पर हम सब दे रहे हैं सामने बैठ करके। अगर हम शिक्षित नहीं होते, हम चारों पांचों यहाँ पर बैठे हैं पैनलिस्ट के रूप में, आपके टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, तो ये शिक्षा का स्तर ही है कि हम यहाँ बैठकर आज शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम शिक्षा के ऊपर इस तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। प्रश्न चिन्ह हम लगा नहीं रहे हैं कमलेश जी, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मानक जो है भारतीय सरकार के, भारत सरकार के जो मानक हैं, क्या आपके हिसाब से वो सिर्फ उतने तक ही सीमित है कि कोई इंसान सिर्फ अपना सिग्नेचर कर ले, वो फॉर्म फिल कर सके, पढ़ सके, लिख सके, बस इतना ही काफी है? बताइएगा। या फिर स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन? मेरी भी अब आप सुनिए, आप मेरी भी सुन लीजिए। जब हमारा देश आजाद हुआ तब कितनी शिक्षा हमारी दर थी? कितना प्रतिशत रहा होगा? 20%। केवल इतने पढ़ा लिखा समाज था हमारा जब देश आजाद हुआ। लेकिन उसके बाद हम धीरे 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 शिक्षा को बढ़ा करके आगे तक ले आए, तो आज हम इस लेवल पर ले आए।
तो उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं बैठ करके कि कहाँ है शिक्षा, कैसी शिक्षा, ये कैसे शिक्षा। जितने मदरसे यहाँ पर बंद हो रहे थे उनको मॉडर्न बनाने का काम कर रही है सरकार। जो स्कूल अभी हमारे अरे भाई कह मदरसे रहे थे पे। कि 20,000 स्कूल यहाँ बंद कर दिए गए हैं, ये इन्होंने अभी स्कूलों की कहा हमारे तुलना कांग्रेस के मदरसों से, भाई ने। फिर 20,000 लोगों का बंद यही नहीं हुए काम है। हैं। और ये क्यों हुए हैं आप मुझे बताइए। पलायन कोई आज की बीमारी नहीं है हमारी। पलायन तो जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे उससे पहले हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, नौकरी करने के लिए बाहर जाते थे, तो उस वक्त पलायन नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आज पलायन दिखाई दे रहा है, जबकि हम रिवर्स पलायन कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। हम यहाँ पर स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको खेती बाड़ी में मदद कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आज हम कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर तो कुछ भी नहीं है। 98% हम बिना करे आगे क्या निशी जी, मुझे बताइएगा आप। अब यहाँ पर हम स्कूलों की बात करते हैं कि जी स्कूल बंद हो गए। भाई ठीक है, जिस गांव में मैं इस बात को मानती हूँ, मैं अपने सारे पैनलिस्टों के साथ अपने आप को संबद्ध करती हूँ इस बात के लिए कि कुछ पीड़ाएं हैं, अभी हमारे पहाड़ों में कुछ पीड़ाएं हैं जहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश है कि 100% हमारा एक एक बच्चा वहां का शिक्षित हो, और एक ही वर्ग का नहीं बल्कि सभी वर्गों के बच्चे शिक्षित हो। तभी तो हम अपना वो सपना पूरा कर पाएंगे कि हमारा बच्चा कहाँ पर इंजीनियर बनेगा, कहाँ डॉक्टर बनेगा, कहाँ आईएएस बनेगा, कहाँ पीसीएस बनेगा। आज हम शिक्षा के ऊपर बैठकर यहाँ इतनी बड़ी बातें तो हम कर रहे हैं सबके सब, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम पहाड़ों से नीचे पलायन करके आ गए? क्या हमने कभी सोचा कि हम पहाड़ों में जाकर अपने गांव को दुरुस्त करने का काम करें? क्या हम वहां पर छोटे छोटे स्कूल खोलकर बच्चों के बीच में जागरूकता लाने का काम करें? वो लोग नहीं करेंगे। केवल सरकार से सारी उम्मीद करेंगे कि सब कुछ सरकार करके दे। सड़क की कनेक्टिविटी ऐसे ही हो जाती है क्या? 250 लोग जहां पर रहते हैं वहां पर हमने गांव पर सड़क की कनेक्टिविटी देने का काम किया। आज हमारी माताएं जो हमारी बहनें हैं वो आत्मनिर्भर तभी तो बन रही है जब वो शिक्षित है। खाली अंगूठा नहीं लगा रही, खाली सिग्नेचर नहीं कर रही है, बल्कि हर चीज का हिसाब किताब रख रही हैं। हम अपनी मातृशक्ति को भी पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे ठीक है। हैं। साक्षरता मिशन जो हमारा चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो ठीक है। शिक्षा की ओर बढ़े और ठीक है, 100% तो यानी कि शिक्षा आप ले। और कमलेश जो जी स्कूल बंद सहमति हुए हैं, रखती हैं कि जो सरकारी स्कूलों में उत्तराखंड की शिक्षा दी जा रही है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट देखिए, है, हमारे यहाँ डिजिटल पर- एजुकेशन है जिसके तहत बच्चा अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, सामाजिक तौर पे विकास कर रहा हाँ। है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल निशी जी, ठीक है, बिल्कुल निशी जी। देखिए, आप हमारे इसको- स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, वहाँ पर कंप्यूटर नहीं ठीक थे। है, अब आज इसको हर मेरा आप चीज है। एक सवाल टेक्नोलॉजी की हर सवाल चीज और हम है बच्चों को दे रहे हैं। कि आगे अगर बढ़ रहे हैं राज्य में हमारे बच्चे। 98% जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर 98% साक्षर हो गया है तो फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का चयन अनुपात और रोजगार दर अपेक्षित स्तर पर क्यों पहुंच रहा है? ये एक चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आप निशी उन जी, महिलाओं आप की मुझे बात कर रहे हैं हर बताइएगा, चीज जितने में। भी हमारे बच्चे, जब ये क्वालिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर क्यों नहीं हो पा रहा है एक बेहतर प्रदर्शन? बिल्कुल हो रहा है। आप उठा करके देख लीजिएगा, जो प्राइवेट स्कूल की बनस्पत हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े लिखे हैं वो आपको आईएएस नजर आते हैं, वो आपको इंजीनियर नजर आते हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल से पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कंपनियों में अच्छा, अपनी ठीक है। प्राथमिकता देने का काम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारी सरकारी नौकरियों में अधिकतर आप उठा के देख लीजिए, आज पंचोली भाई को देख लीजिए, आज हमारे जितने भाई बैठे हैं, हम कहाँ पढ़े हैं? मैं स्वयं कहाँ पढ़ी हूँ? आप तो चलिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होगी, लेकिन मैं तो हिंदी मीडियम की पढ़ी लिखी हूँ। तो आप जवाब अंदाजा मिलेगा लगाइए बहन जी। कि उस समय के जवाब स्कूल और मिलेगा आज के स्कूल कितने आगे हमारे बढ़ गए होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं ठीक कह रही है। हूँ कि कांग्रेस ने नहीं ठीक है। किया, कांग्रेस ने भी शिक्षा के लिए काम किया। तो कितना आज हकदार भारतीय जनता मानती हैं पार्टी है, आप वो भी शिक्षा इस के लिए काम उपलब्धि कर रही है। में? इस उपलब्धि में कितना हकदार मानती हैं आप अभिषेक भंडारी जी को? वो भी हमारी देखिए, बहन है, वो पहले भाई कांग्रेस में ही देखिए, थे। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हम 20% पर थे मेरे ख्याल से ठीक है। शिक्षा के नाम पर। तो 20 लेकिन उनकी, उसके 20 आगे उनका आगे क्यों नहीं है? सहयोग, कांग्रेस 80 का भी आपका उसमें, भाई सहयोग। कांग्रेस का अनुदान है उसमें, कांग्रेस का अंशदान बिल्कुल है 100%। उसमें। ऐसा नहीं है। एक दो तो नंबर इसे- तो ऊपर नीचे जी। चलते हैं फिर। ठीक है, आती हूँ। अभिषेक जी जवाब नहीं, दीजिएगा एक आप दो मुझे। नंबर क्या, देखिए जो भी सरकार है वो अच्छा बेहतर से बेहतर बिल्कुल। शिक्षा के लिए काम करती है। बिल्कुल कोई कोशिश सरकार बुराई नहीं कोशिश करती की है, जा मैं रही इतना मानती हूँ। है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कोशिश नहीं हो रही है। इस चीज से हर कोई एग्री कर रहा है। प्रयास होते हैं तब परिणाम दिखता है और दिख रहा है। बोलिए अभिषेक जी। निश्चित निशी जी, मैं हमारा ये कोई एक नकारात्मक सोच थोड़ी नहीं है कि हमारा प्रदेश आज 6वें नंबर पे आए तो पहले नंबर पे भी आ जाए। 100%
रोजगार हो या कुछ भी चीज हो, या शिक्षा हो, एजुकेशन, हर चीज गुणवत्ता हो, हमारा बोलने का मतलब ये थोड़ी नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि खाली आप अपनी पीठ न थपथपाए हैं। तो आप इसे राजनीतिक प्रचार मान रहे हैं बिल्कुल कि वास्तविक तस्वीरें मानते हैं? निशी जी, ऊपर से गाइडलाइन आ गई होंगी। अभी 2-3 बार इसी चैनल पे जब ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था, 12-13 तारीख को ब्रिक्स सम्मेलन होना था, और हम 1-2 तारीख से ब्रिक्स सम्मेलन की इनपुट्स देख रहे थे कि उत्तराखंड के सिलक्यारा डैम क्या कौशल हुआ, क्या क्या उपलब्धियां हुई। आप बताइए, क्या आज इनपुट्स हैं सिलक्यारा डैम, ये उत्तराखंड के कोई नाम भी आया उसमें? खाली गाइडलाइन आपके पास आ गई, आपने सुर्खियां बटोरने के लिए आज फिर आपने शुरू कर दिया। आज आप बता रहे हैं 100% साक्षर हो गए, अच्छी बात है। आप पीजीआई में क्यों नहीं आए? परफॉर्मेंस तो हमारा बोलने का मतलब ये थोड़ी नहीं। अभी बहन हमारी कमलेश रमन जी बोली थी कि पुराने टाइम में हम सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं, मैक्सिमम लोग पढ़े हैं। आज की डेट में हर, चाहे निशी जी हैं, चाहे अंकेश भाई हैं, या मेरे बड़े भाई पांचोली जी हैं, हर आदमी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि मैं सरकारी स्कूल से हटा के अपने बच्चे को बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से उस बड़े से स्कूल में रख के होना क्या है, जब गुणवत्ता। लेकिन अभिषेक जी जो दर्द अभी आप व्यक्त कर रहे हैं अब जब यही विचार कि ये दर्द आप व्यक्त कर रहे हैं कि आज हर एक इंसान चाहता है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे, तो यही मैं आपसे भी सवाल करती हूँ ना, आखिरकार क्यों आपने अपने समय में ये बदलाव क्यों नहीं लाया? इतनी मेहनत अगर इन्हें करनी पड़ रही है तो आपका जब समय था तब आपने क्यों नहीं करा? क्योंकि अभी ये कह रहे हैं हम हिंदी मीडियम में पढ़े, अगर आपने ये प्रयास कर दिए होते तो आज इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होती कमलेश जी, उनको वो स्किल्स मिल जाती। निशी जी, फिर ये भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेता होते, आपके काफी नेता होते जो और एजुकेटेड होते। कमियां तो है ना? नहीं, मैं एग्री कर रहे हैं आपकी नहीं कर रहे हैं? आपको ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। नई शिक्षा नीति में जो बच्चा नर्सरी से लेकर 12वीं तक जाएगा, कोई भी फेल पास का कोई मानक नहीं। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उसी पे आ रहा हूं मैं। आप ये देखिए, अगर बच्चे को उसका पढ़ाया जा रहा है, हमारे टाइम में मंथली हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, उसमें भी बच्चों को गाइडलाइन दी जाती थी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फेल भी होते थे। आज नई शिक्षा नीति, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फेल जबरदस्ती कर लो, लेकिन उस जमाने में फेल भी होते थे। मैं 92 में मेरा हाई स्कूल हुआ, उस समय यूपी बोर्ड का रिजल्ट 8% था, और उसमें जो फीमेल जो छात्राएं थी उनका 12% रिजल्ट था, और जो हमारे मेल पर्सन थे उनका 4% था। मानी डरने की बात मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी उस जमाने में भी ऐसा नहीं कि कोई खराब थी। तो आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे जो 16,000 स्कूल है वो बेकार है, ये कहना चाह रहे होंगे आप? तो अपने समय पर आपको जो है मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, मैं अभी आपको नहीं, आप उनकी गुणवत्ता तो बढ़ा सकते हैं ना। मैंने अभी आपसे ये सवाल पूछा था ना अभिषेक जी, आप फिर आ गए हैं कमलेश जी पर निशाना साधने। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप अपने कार्यकाल में ये सुधार क्यों नहीं कर पाए जो आज आपको कमलेश जी पर उंगली उठानी पड़ रही है? हमारे टाइम में क्यों? अगर आप क्वालिटी बेहतर करते, वो मेंटेन करते। आप बताइए, हमारे समय में स्कूल खुले या बंद हुए? आप बताइए। टाट पे पढ़ते थे हम अभिषेक जी, टाट के ऊपर पढ़ाई करी है हमने, क्या बात कर रहे हैं आप? कमलेश जी, आप टाट की बात कर रहे हो, कोई लोग तो नंगे में बैठे होंगे, जमीन में बैठे होंगे टाट पे आने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे कुर्सियों में भी तो आए। आप टाट के ऊपर बैठते नहीं, टाट के ऊपर तो भाई जिस जमाने में आप वापस जाओगे नेहरू जी पे, तो उस जमाने में व्यवस्थाएं वैसी थी। आज के जमाने में व्यवस्थाएं बदली हैं। अब आप फूल के कुप्पा हो जाओगे कि हमारा बजट इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ये बातें बताने की नहीं है। ठीक है, सतत विकास की प्रक्रिया होती है, सतत विकास की प्रक्रिया। कभी टाट पट्टी पे बैठे होंगे, कभी दरी में बैठे होंगे, तो कभी चेयर में भी बैठे, और आज बच्चे एसी में भी बैठ रहे हैं। आप ऐसा मत बोलिए, ये सतत विकास की प्रक्रिया है। कोई जादू की छड़ी आप नहीं लाए, आप स्कूल बंद करने पे आ रखे हैं। हमारे समय में इतनी स्कूलें बंद हुई हैं, हमारे स्कूलों में मैक्सिमम स्कूलें।
अंकेश जी, अब और मैं आज आपसे ही बताऊं, ये आ जो रही एक हूँ अभिषेक जी, रुक क्लस्टर जाइए, सिस्टम रुक ला रहे हैं ना, क्लस्टर सिस्टम को बंद करके रहेंगे हम। ठीक है। हमारी सरकार आई क्लस्टर सिस्टम को, पता आप है नहीं, कमलेश बहन जी ठीक को है cluster अभिषेक, system शायद पता भी नहीं ठीक है होगा। अभिषेक जी, अंकेश जी क्या कहना चाहेंगे अब आप देखिए, यहाँ पर संस्कृति लोक भाषाओं का जिक्र तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड होती है, और यहाँ पर जब पूर्ण साक्षरता की बात हो रही है तो क्या उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन साइंस और पढ़ी लिखी होने तक की ही सीमित दायरे को ही माना जा रहा है, या फिर इसके आगे भी कुछ बढ़ा जाएगा, इसी उपलब्धि को मानकर अपनी पीठ थपथपा ली जाएगी? निशी जी, मैं तो अपने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, क्योंकि इस राज्यों में जो है दोनों पार्टियों ने जो है बराबर शासन किया है। हो सकता है एक ने 5 साल कम किया है, एक ने 5 साल ज़्यादा किया होगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जब आप सत्ता में बैठे हो और आपकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है तो आप जो है विपक्ष पर क्वेश्चनेबल करना शुरू कर देते हैं। अभी पांचोली भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की एक क्लस्टर स्कूल योजना थी, जिसमें जो है कि ये 18 अप्रैल 2023 में ये योजना लाई गई, और जिसमें जो है स्टार्टिंग में 600 कुछ प्राथमिक विद्यालय थे और लगभग 79 के आसपास लगभग इसमें कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। लेकिन आज तक जो है उसके बाद सरकार ने जो है फरवरी 24 में लगभग कुछ विद्यालयों के लिए, पहले तो उन्होंने कहा कि 95 ब्लॉकों में 95 विद्यालय खोले जाएंगे ऐसे क्लस्टर वाले, जहाँ जो है क्लस्टर का मतलब विलय करना, जो पुराने जहाँ छात्र संख्या कम है विद्यालयों में, जहाँ या तो बंद होने के कगार पे है, उनको जो है विलय करके पास में एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जहाँ पे जो है छात्र संख्या भी हो जाए और शिक्षकों की गुणवत्ता भी सुधारी जाए। लेकिन क्या है कि 24 में जो है सरकार 21 विद्यालयों को अनुदान भी दे देती है, ठीक है, लेकिन 24 में आते आते 25 में आते आते सरकार बोलती है कि हमने कोई काम ही नहीं किया, और 26 में जो है आपने 600 कुछ प्राथमिक और लगभग 500 कुछ प्राथमिक और 600 कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों को और उसमें वो दे दी। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो आप सिर्फ पेपरों में और कागजों में आंकड़े गिना रहे हैं और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर वास्तविक धरातल पर काम कब होगा ये जनता पूछ रही है, ये उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं। और हमारी लड़ाई वास्तविक रूप से आज पलायन करने का कारण क्या है, अभी बात करी थी पलायन की, आज पलायन का मुख्य कारण क्या है, ये बुनियादी सुविधाएं तो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सड़क, पानी, यही तो है। और मैं निशी जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक चौनघाट करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हर वर्ष उसको जो है 2019 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा घोषणा की जाती है, उसको जो है साइंस वर्ग देने, उच्चीकरण के लिए साइंस वर्ग के लिए वहाँ पे संस्तुति भर दी जाती है, सैद्धांतिक स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन 2023 में ग्रामीण 2022 से 23 तक ग्रामीण जो है आंदोलन करते हैं, उनको आश्वासन दे करके बैठा दिया जाता है। 2026 फिर आज जो है वो लोग वहाँ पर 24 दिनों से धरने पर बैठे हैं, ना तो वहाँ पर सुध लेने के लिए जो स्थानीय विधायक, ना ही वहाँ पर सुध लेने के लिए जिलाधिकारी महोदय, ना ही वहाँ पे उनकी सुध लेने के लिए ये एक बड़ी शिक्षा अधिकारी, ना मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा उच्च अधिकारी भेजा गया जो जिम्मेदार व्यक्ति हो कि उनकी जो समस्या है उसका निदान किया। आखिर आप बताओ, 350 छात्र संख्या वाला विद्यालय है वो, लेकिन आज उसकी ये दुर्गति है कि वहां पर मेरे क्षेत्र के उन लोगों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जिन्होंने वो गांव आबाद कर दिए, ऋषि जी, वो क्षेत्र मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो क्षेत्र हमारा जो है चाइना बॉर्डर से लगता हुआ है, चाइना तिब्बत सीमा से लगता हुआ है। ठीक है, आप बताइए, इतना इंटीरियर क्षेत्र है, और यदि वहां पर उन लोगों ने वो गांव आज आबाद रखा है, वो क्षेत्र आबाद रखा है, और आप उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्यों? आप क्यों नहीं उचित गुणवत्ता शिक्षा दे पा रहे हैं उन लोगों के लिए? आज वहां बैठे हुए हैं। पंचोली जी, इसी पर एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सरकारों का जो काम है, अगर सरकार अपने काम के लिए खुद भी अगर पीठ थपथपा रहे तो उसमें एहसान तो नहीं दिखाना चाहिए। आपको 5 साल के लिए चुना है तो आप बैठिए, कुछ कीजिए, आउटपुट दीजिए। लेकिन आप बार बार कहते हैं हमने ये किया। अब आप आज का कैबिनेट के निर्णय आप देखेंगे ना, तो सबसे पहला निर्णय है कि संस्कृत शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। ठीक है। मैंने कभी नहीं सुना इन लोगों से कि गीता आप लोग पढ़ते हैं, मतलब आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा गीता, महाभारत, रामायण की बात करते हैं, तो भागवत गीता में एक प्रसंग है कुब्जा। कुब्जा जो कंस राजा की खाना बनाने वाली थी, और उसका जो कुबड़ है भगवान कृष्ण ने उसको 1 मिनट में सही कर दिया। उस विज्ञान की ओर तो आप बढ़ नहीं रहे। ऐसे धूपबत्ती से बालने से तो कोई क्वालिटी एजुकेशन आएगी नहीं। तो आप उस चैप्टर को लागू कीजिए ना,
न्यूयोग विधि महाभारत में पूरा एक किताब है न्यूयोग विधि की। बिल्कुल। यहाँ के इनके विद्वानों ने उसको छुपा दिया, वही ना, वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घूम उसको फिर कोई के बात आ पढ़ाता जा नहीं रही है। तो अच्छा, ठीक है, इनके संस्कृत ठीक है। विद्यालयों में कोई अनुसूचित जाति का लड़का पढ़ता नहीं, ना कोई लड़की पढ़ती है। तो ये तो भेदभाव, कैसे संस्कृत शिक्षा को आप बढ़ावा देंगे? तो बिल्कुल बात मतलब व्यवहारिक हाँ, बात होनी बिल्कुल, चाहिए। जरूरी। तो जो स्कूलें बंद हो रही खुल रही है तो इनको काम करना चाहिए। अगर ये बंद स्कूल को खोलने पा रहे हैं, ठीक है। खोलती स्कूल को बंद हो रही है, तो ये तो फेल बिल्कुल पंचोली जी, और सरकार को इसी ओर ध्यान देने की जरूरत है। कमलेश जी, यहाँ पर देखिए उपलब्धियों का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन आखिरकार इन उपलब्धियों के जरिए सरकार कितना बेहतर प्रयास और करेगी। एक तरफ साक्षरता का दर बढ़ चुका है, लेकिन इसी के साथ अब इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी कैसे दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाएगा, ये एक अपने आप में एक मजबूत पॉइंट बन चुका है। इसके जरिए आखिरकार क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।